पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की एक और हफ्तावार वीडियो में आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में 15 से लेके 19 अप्रैल 2024 का जो हफ्ता है जो कि आज क्लोज हो रहा है, इस हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं उनका अहाता किया जाएगा। और साथ साथ इस हफ्ते के दौरान डॉलर के पीकेआर डॉलर की जो पैरिटी रही, क्या मूवमेंट रही, वो भी डिस्कस होगी। पाकिस्तान की जो फॉरेक्स के रिजर्व्स हैं उनकी क्या सूरत हाल रही, उसका भी जायज़ा लिया जाएगा। साथ साथ KSE 100 इंडेक्स में इस पूरे हफ्ते के दौरान किस तरह की परफॉर्मेंस रही, क्या मूवमेंट रही, उसको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस को भी इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद ही यही है कि आपको एक बाखबर इन्वेस्टर रखा जाए, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, उसमें जो कंपनीज लिस्टेड हैं उससे रिलेटेड, और ओवरऑल जो माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनके बारे में अपने आप को जितना वेल अवेयर रखेंगे और वेल अवेयर डिसीजन लेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। सबसे पहले हम जो वीकली न्यूज़ अपडेट्स हैं उनका जायज़ा लेते हैं, और इसमें जो पहली खबर है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सीमेंट सेक्टर की एक कंपनी के हवाले से। अटक सीमेंट जो कि एक जानी पहचानी कंपनी है, एक मारूफ ग्रुप की कंपनी है, और इस कंपनी ने ऐलान किया है कि हब बलोचिस्तान जो एक इलाका है वहाँ पर इनकी ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चरिंग साइट है। वहाँ पर इन्होंने 1.275 मिलियन टन एंड पर एनम की एक अजाफी यानी एडिशनल प्रोडक्शन लाइन जो है उसकी इंस्टॉलेशन एंड और उसकी जो तनसीब है उसका काम मुकम्मल कर लिया है। अब ये जो नई लाइन इन्होंने वहाँ पर कंप्लीट किया है, इसने ऑलरेडी अपनी प्रोडक्शन भी 16 अप्रैल से स्टार्ट कर दी है। तो इससे इनका इस कंपनी की जो ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें एक अच्छा इजाफा होगा, इनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, और सब्सिक्वेंटली जो इनका बिजनेस है उसके ऊपर भी एक मुस्बत असर डालेगा। अब जो दूसरी खबर है वो बैंक अल-फलाह लिमिटेड के हवाले से है। पिछले कुछ दिनों से ये बैंक मुख्तलिफ ख़बरों की वजह से हमारी इन वीडियो सीरीज़ के अंदर भी डिस्कस हो रहा है, और अभी जो ख़बर है वो ये है कि इस कंपनी का जो बिज़नेस बांग्लादेश में है उसको एक बांग्लादेश की का बैंक है, बैंक एशिया लिमिटेड, वो ख़रीदने में अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है, और उन्होंने नॉन बाइंडिंग इंडिकेटिव ऑफ़र दी है जिसको इन्होंने इसके बोर्ड ने, बैंक अल-फलाह लिमिटेड पाकिस्तान के बोर्ड ने अप्रूव किया है। अब इसके तहत इरादा ये है इनका कि ये अपना वहाँ पर जो स्टेक है उसको बेच दें, और बांग्लादेश में जो इनका बिज़नेस है उसको बैंक एशिया लिमिटेड ले ले। तो इससे पता चलता है कि इसकी जो स्ट्रेटजी है बैंक की वो ये है कि वो पाकिस्तान में अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करे, और वहाँ पर जो बिज़नेस है, ऑफशोर बिज़नेस जो इनका है बांग्लादेश में, उससे किनारा कशी इख्तियार कर ले। अब इससे मिलती-जुलती ये खबर ऑलरेडी एक पिछले हफ्ते के बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ में डिस्कस भी हुई थी कि सांबा बैंक है जो पाकिस्तान में, इसमें 84% से ज़ायद जो शेयर्स हैं इसके वो हैं सऊदी नेशनल बैंक के। तो वो शेयर्स हासिल करना चाहता है बैंक अल-फलाह, तो उसके हवाले से ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, इनिशिएशन हो गई है उसकी। इन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है, और उनकी जो सांबा बैंक है उसकी तरफ से भी इस हवाले से स्टॉक मार्केट में बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट आ चुकी है। तो यूँ लगता है कि वहाँ पर से अपनी डी इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर री इन्वेस्टमेंट या एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है बैंक अल-फलाह, और पाकिस्तान में अपने बैंकिंग सेक्टर के अंदर फुटप्रिंट्स को मज़ीद इंक्रीज़ करना चाह रहा है। तो पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए जो कि ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं, ये एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान के अंदर अपने बिज़नेस को वो बेहतर तरीके से मज़ीद अलाइन कर रहे हैं, उसके अंदर एडिशंस ला रहे हैं, और ये जो एक बड़ा ही कम्पेटिटिव सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर, और साथ साथ बड़ा प्रॉफिटेबल सेक्टर भी है। पिछले साल के भी रिजल्ट्स आपने देखे कि सबसे ज़्यादा जो अच्छा बिजनेस किया वो बैंक्स ने किया, और आगे चलकर भी चांसेस यही हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के एज सच बहुत ज़्यादा कम होने की कोई चांसेस नहीं है। हल्का फुल्का अगर नीचे आता भी है तो ओवरऑल देखा जाए तो बैंक्स फिर भी प्रॉफिटेबल ही रहेंगे पाकिस्तान में। तो यूँ लगता है कि बैंक अल-फलाह का ये जो स्टेप है ये इसको मज़ीद प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से और अपने बिज़नेस की एक्सपेंशन के लिहाज से एक मज़ीद बेहतर बैंक के तौर पर सामने लेकर आएगा। अब इसके बाद जो तीसरी खबर है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में से एक बड़ी कंपनी है मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, जिसकी वक्तन फ़वक्तन इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि गैस के या फिर तेल के नए ज़खायर दरियाफ़्त करते हैं। OGDCL की बात करें, PPL की बात करें, पाकिस्तान ऑयल फील्ड की, या मारी पेट्रोलियम, तो इनकी बड़ी ज़बरदस्त एफ़र्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन है उस हवाले से। तो अब ये जो खबर है वो मारी गाजिज फॉर्मेशन जो कि मारी डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन लीज़ के अंदर है, सिंध में ये वाक़ है, उसमें इन्होंने तीसरे अप्रेज़ल वेल की जो ड्रिलिंग है और टेस्टिंग है उसको अमल कामयाबी से मुकम्मल कर दिया है।
अब ये जो ड्रिलिंग और टेस्टिंग की गई, इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी बड़े सब्सटेंशियल हैं, और इनको जो मतलूबा एक रिज़ल्ट चाहिए होता है गैस के प्रेशर के हवाले से और उसकी जो ओवरऑल अवेलेबिलिटी है उसके हवाले से, तो वो काफ़ी सेटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट्स हैं। और जो गहराई है जिस तक इस वेल को खोदा गया है वो 1483 मीटर है। तो ये अपनी ड्यू कोर्स के अंदर इस ये प्रोडक्शन है वो फॉर्मली स्टार्ट हो जाएगी, और फिर ये हमारी जो ऑयल एंड गैस की ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने में ये जो नई इनकी दरियाफ्त है उसका भी अमल दखल होगा, या ये भी उसमें अपना पार्ट प्ले करना शुरू कर देगा। तो ये एक मुस्बत ख़बर है मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड के हवाले से। अब इसके बाद जो अगली खबर है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर की एक कंपनी है सर्ल, उसके हवाले से है, जिसने अपनी बोर्ड मीटिंग में ये ऐलान किया है कि उनकी एक सब्सिडरी कंपनी है सर्ल पाकिस्तान लिमिटेड एसपीएल। तो उसके जो फंडिंग है उसको और लिक्विडिटी है उसके हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर इस बोर्ड मीटिंग में गौर किया गया है, और डिफरेंट ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो जिसको यहाँ स्पेसिफिकली मैंने मेंशन किया वो ये है कि मुमकिन तौर पे इसका एक आईपीओ किया जाए एसपीएल का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, और उसके ज़रिए फ़ंड्स को कलेक्ट किया जाए इक्विटी फाइनेंसिंग के ज़रिए। लेकिन साथ साथ उन्होंने वहाँ पर दीगर पॉसिबल ऑप्शंस का भी बात किया, जिसमें जॉइंट वेंचर या अपने प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग की भी बात की है, जिसमें प्राइवेटली कोई कंपनी उनके जॉइंट वेंचर कर ले या उनके जो शेयर्स हैं उनको ख़रीदे। तो इस तरह के दीगर वायबल ऑप्शंस को भी देखा जा रहा है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अगर तो ये आईपीओ की तरफ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ये एक एडिशनल कंपनी होगी जो लिस्ट होगी, और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जितनी नई कंपनीज लिस्ट होंगी, जितना ज़्यादा बिजनेस लिस्टिंग की तरफ आएगा, पब्लिक सेक्टर की तरफ आएगा, उतना ही ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस बढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और उतनी ही ज़्यादा हसल बसल होगी, गहमा गहमी होगी स्टॉक मार्केट में। अब अगली खबरों पे जाने से पहले आप लोगों से ये मैं कहूँगा कि आपकी कोई भी सजेशन है कि इस सीरीज़ को, जो बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर की वीडियो सीरीज़, इसको कैसे मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है, इसमें कौन सी अजाफ़ी चीज़ें हैं जिनको ऐड किया जा सकता है, या किस तरह इसमें मज़ीद इसको ऐसा बनाया जा सकता है जो आपके लिए फ्रूटफुल हो, तो उस हवाले से भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्योंकि इस सीरीज़ में जितना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट होगा, जितना ज़्यादा आप लोग इसको पसंद करेंगे, या जितना ज़्यादा ये आपके लिए प्रोडक्टिव होगा, उतना ही ज़्यादा हम इसको कंटिन्यू करने के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे। क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी एफ़र्ट के साथ ये सारी खबरें और इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया जाता है, गैदर किया जाता है, और फिर आपके सामने पेश किया जाता है। अगली जो खबर है वो केमिकल सेक्टर की एक कंपनी है एग्रीटेक लिमिटेड, उसके हवाले से है, और इस कंपनी ने ये अनाउंस किया है कि एनुअल टर्न अराउंड या मेंटेनेंस है उसके अमल की वजह से इसका जो यूरिया प्लांट है वो 16 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल 2024 तक बंद रहेगा। लगभग ये 15-16 दिन बनते हैं, और इसका मकसद ये है कि जो लॉन्ग टर्म में जो इनका ये प्लांट है उसको ज़्यादा सेफ़ तरीके से और ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑपरेशंस को उसके यकीनी बनाया जा सके। तो ये एक रूटीन की मेंटेनेंस है। अक्सर कंपनीज़ अपने जो प्लांट्स होते हैं उनकी एनुअल टर्न अराउंड की तरफ जाती रहती हैं, और ये सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए भी होता है, अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए भी होता है। तो वक्ती तौर पर तो इसका ज़ाहिर है असर पड़ता है प्लांट की बंदिश की वजह से, लेकिन इन द लॉन्गर रन अगर देखा जाए तो कंपनीज़ के लिए ये चीज़ मस्बत ही होती है। अब दीगर कुछ मिसलेनियस खबरें हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहली खबर सऊदी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी सरबराही में जो एक वफ़्द है वो पाकिस्तान आया, और 2 दिन के लिए वो पाकिस्तान में रहे। तो बड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं इससे कि सऊदी अरेबिया ने पहले भी कमिट किया था और बात हुई थी, लेकिन एज़ सच अभी तक मटीरियलाइज़ नहीं हुई कोई बात माज़ी में भी कि वो पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करना चाहते हैं। तो अभी भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वादे वईद किए हैं, काफ़ी उम्मीदें दिलाई हैं, और उम्मीद यही है कि बहुत जल्द इस हवाले से कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स देखने को मिलेंगे, और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी लेकर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त डॉलर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और सऊदी अरेबिया को इन्होंने बहुत सारे ऑप्शन, जिसमें पीआईए और दीगर मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, तो उसके अंदर भी ऑफ़र किया है कि वो इन शोबों के अंदर अपना इंटरेस्ट लें। इसके अलावा आईटी में, माइनिंग में, एग्रीकल्चर में और दीगर मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं या सेगमेंट्स हैं उसके अंदर भी लुक्रेटिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसके लिए सऊदी अरेबिया के जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं या इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स हैं उनको उस हवाले से ब्रीफ किया गया है। तो लेट्स सी कि आगे चलकर अब इस पे क्या पेशरफ्त होती है।
इसके बाद जो अगली अहम ख़बर है वो आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के जो नए एक मुआहदे के हवाले से है। पाकिस्तान एक लॉन्ग टर्म मुआहदा एक बड़े वॉल्यूम के साथ करने का ख़्वाह है, और इस हवाले से हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी बारहा कह चुके हैं। अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अमेरिका में हैं, और वहाँ पर भी इनकी मुख्तलिफ जो मीटिंग्स हैं उसके अंदर भी इसी चीज़ को रीट्रेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी तरफ जो ज़रूरी इस्लाहात हैं वो भी करेगा, आईएमएफ की हवाले से जो शराइत है उनको भी पूरा करने के लिए अपनी जो भी कैपेसिटी है उसके अंदर सारी एफ़र्ट्स कर भी रहा है और करेगा भी। और साथ साथ कोशिश भी इनकी यही है कि एक तवील मुद्दती मुआहिदा किया जाए, ताकि एक स्टेबल तरीके के साथ एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को लेके फिर जो भी हमारी मईशत के अंदर बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ हैं आईएमएफ की, या जो उनकी कंडीशंस हैं, प्री कंडीशंस हैं या पोस्ट कंडीशंस हैं, उनको देखा जाए। अब ये तो हमारी ख्वाहिश है, लेकिन उनकी तरफ से इस पे क्या जवाब आता है, ये चीज़ें किस तरह फ़ॉर्मुलेट होती हैं। वैसे तो ये ख़बर है कि मई के महीने में ही इसके हवाले से इनिशियल जो प्लान है उसको चॉक आउट किया जाएगा, और उसके बाद फिर मज़ीद आगे ये बात बढ़ेगी। तो लेट्स होप फॉर द गुड, क्योंकि ये आईएमएफ के साथ मुआहिदा हमारी ख्वाहिश नहीं बल्कि ज़रूरत है, और इसके बगैर इस वक्त जो सिचुएशन है, जो डेट सर्विसिंग के हवाले से देखा जाए और मुल्क की जो आगे आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले सालों में जो ज़रूरियात हैं डॉलर्स के हवाले से, वो आईएमएफ के साथ एक लंबे मुआहदे के बगैर और बड़ी अमाउंट के बगैर पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसके बाद जो अगली ख़बर है वो स्टेट बैंक के हवाले से है। स्टेट बैंक का हर क्वार्टर के अंदर बैंक्स के साथ ये ज़रूरी होता है बैंक्स के लिए कि वो स्टेट बैंक की जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी जो स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट है और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया जाए और उसके साथ अलाइन रहा जाए। लेकिन अगर किसी भी हवाले से, खा वो एटीएल के हवाले से हो, खा वो केवाईसी के हवाले से हो, दीगर जो ऑपरेशंस हैं उसके अंदर किसी किस्म की भी कोई बेज़ाब्तगी हो, तो उसके ऊपर स्टेट बैंक की तरफ से बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है और जुर्माने किए जाते हैं। तो उसी हिसाब से जो पहला क्वार्टर गुजरा है, जो कि मार्च 31 तक का था, इसमें भी 8 बैंक्स ऐसे हैं और एक एक्सचेंज कंपनी भी, जिनको बड़े पैमाने पर जुर्माने किए गए हैं, और इसमें बड़े बड़े नाम आते हैं। बैंक अल फलाह आता है, बैंक अल हबीब है, हबीब बैंक है, इसके अलावा मीज़ान बैंक है, और कुछ दीगर बैंक्स भी हैं जो कि इस लिस्ट में आते हैं। तो उनके ऊपर काफ़ी भारी जुर्माने आयद किए गए हैं फॉर डिफरेंट रीजंस। इसके बाद जो अगली खबर है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से है कि इसकी जो प्राइसेस हैं उसको डीरेगुलेट करने के हवाले से गवर्नमेंट सोच विचार कर रही है और उस हवाले से तजावीज़ मांग रही है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर होगी और अगर ये मटीरियलाइज़ हो जाती है, क्योंकि अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रेगुलाई की जो प्राइसेस हैं वो रेगुलेटेड होती हैं। कितना बढ़ाना है कितना नहीं बढ़ाना, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो ये गवर्नमेंट यूँ लगता है कि अपने सर पर से बोझ उतारना चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जब ऐलानात होते हैं प्राइस बढ़ाने के, तो ज़ाहिर है वो फिर उसका अगर बढ़ती है तो मलबा गवर्नमेंट पे गिरता है, जो भी क्रिटिसिज्म होती है वो गवर्नमेंट पे होती है। लेकिन अगर इसको डीरेगुलेट कर देते हैं और उसके बाद फिर प्राइसेस फ्री फ्लोट काइंड ऑफ हो जाती हैं, या फिर कोई और मैकेनिज़्म तय कर लिया जाता है, तो उसका अगर हम एज एन इन्वेस्टर देखें तो जो रिफाइनरीज़ हैं, या अटक रिफाइनरी और दीगर जो रिफाइनरीज़ हैं उनको फ़ायदा हो सकता है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को भी इसका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये चीज़ अभी बहुत प्रीमेच्योर है, अर्ली स्टेज पे है। आने वाले दिनों में इसके बारे में क्लैरिटी होगी कि इस जो तजवीज़ है या ये जो प्लान है गवर्नमेंट का, वो किस हद तक मटेरियलाइज़ होता है, इसमें कितना वो आगे बढ़ते हैं, और फिर इसके क्या मोडालिटीज़ हैं जो कि तय की जाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और रिज़र्व्स की सूरत हाल देखते हैं, और यहाँ पर आपके पास जनवरी से लेके अब तक का डेटा है। लेटेस्ट जो है वो 12 अप्रैल तक का डेटा है। आप देख सकते हैं कि 5 अप्रैल को 13.44 बिलियन पे हमारे रिज़र्व्स थे, जो कि क्यूमुलेटिव रिज़र्व्स हैं स्टेट बैंक के पास और कमर्शियल बैंक्स के पास, उनको मिला के। और उसके बाद 12 को जो है वो वहाँ पे हमें कुछ डिक्लाइन देखने को मिला, 13.37। लेकिन अहम बात ये है कि 12 को ही पाकिस्तान ने एक इंटरनेशनल बॉन्ड के हवाले से $1 बिलियन की पेमेंट भी की है। अब यूँ लगता है कि ये जो नंबर है ये उस पेमेंट से पहले का है। जो नेक्स्ट डेटा आएगा नेक्स्ट वीक के अंदर, तो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि वो $1 बिलियन की पेमेंट के बाद अब हम किस पोजीशन पे हैं। बहरहाल ये जो पेमेंट थी ये बड़ी सिग्निफिकेंट थी, क्योंकि इंटरनेशनल बॉन्ड की टाइमली पेमेंट पाकिस्तान ने करके एक दफ़ा फिर ये साबित किया है कि जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं डेट सर्विसिंग के हवाले से, उसमें पाकिस्तान अपनी जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट कर रहा है और अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर रहा है।
तो आने वाले वक्त में और भी बड़ी बड़ी पेमेंट्स हैं, तो अब वो कैसे तय होती हैं उस हवाले से क्या हमारे जो करंट टोटल रिजर्व्स हैं वो सफिशेंट हैं या नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें जो कि कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि बहुत सारी हमारी डेट सर्विसिंग ऐसी है फाइनेंसिंग कि उसमें जो मल्टीलैटरल या फिर हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ होते हैं, तो वहाँ पर तो हम रोल ओवर भी ले लेते हैं और यहाँ यूँ ऐसे वैसे करके गुजारा चलाया जा रहा है। लेकिन कुछ पेमेंट्स ऐसी होती हैं और कुछ ऐसी हमारी ऑब्लिगेशंस हैं जिनको बाहर सूरत मीट करना होता है। तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि आईएमएफ के साथ एक डील, एक तगड़ी डील और एक लंबे अरसे के लिए डील इंतहाई ज़रूरी है, टू मेक श्योर कि हम आने वाले जो 1 साल है या आने वाले कुछ साल हैं, उसमें अपनी ऑब्लिगेशंस को सफिशिएंटली मीट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम और इस हफ्ते के दौरान देखते हैं कि डॉलर की क्या सूरत हाल रही वर्सेस पीकेआर। तो आप यहाँ 15 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल तक देखें तो डॉलर 278 रुपये 12 पैसे पे था 15 को, और उसके बाद फिर 16 को ये 278 रुपये 29 पैसे, फिर 17 को और 18 को देखें तो ये मुसलसल इजाफा हमें देखने को मिला। लेकिन आज 19 अप्रैल को अगर आप देखें तो इसमें कमी देखने को आई 278 रुपये 31 पैसे। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो 15 अप्रैल से आज तक बहरहाल इन एनी केस तकरीबन 19 आप कह सकते हैं कि सेंट्स का या 19 पैसा का इजाफा हुआ है। और 19 पैसा का इजाफा कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं है, लेकिन इन एनी केस यूँ लगता है कि 280 से नीचे एक लंबे अरसे से हम इसी ट्रेजेक्टरी में मूव कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव साइन है कि डॉलर एज सच उतना ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा जिस तरह की बहुत ज़्यादा लोगों ने एक इस तरह की रूमर्स फैला रखी थी कि वक्ती तौर पे इसको फ़ोर्सफुली या इनऑर्गेनिकली इसको या मसनूई तरीके से डॉलर को रिटेन रखा हुआ है। बहरहाल ये अभी भी कबल अज़ वक्त है कहना, लेकिन अहम ख़बर ये भी है कि गवर्नमेंट ने भी ये कहा है कि मुमकिना तौर पे जो आईएमएफ के साथ डील चल भी रही है, उनके साथ बात हो भी रही है। तो आल्दो के आईएमएफ की अमूमन यही रिक्वायरमेंट होती है, 2 रिक्वायरमेंट्स बड़ी ख़ास होती है। एक तो ये कि डॉलर की जो प्राइस है उसको फ्री फ्लोट रखा जाए, मार्केट बेस्ड रखा जाए, और दूसरी ये कि इंटरबैंक और जो ओपन मार्केट है उसका जो डिफरेंस है उसकी एक परसेंटेज तय होती है कि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फ़िलहाल तो जो इंटरबैंक और जो ओपन मार्केट है उसका जो गैप है उस हवाले से तो हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, हमारी गवर्नमेंट, और इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और जो पहले ग्रे मार्केट और ब्लैक मार्केट बन गई थी उसका भी बड़ी हद तक ख़ात्मा कर दिया गया है। लेकिन अगर इसको फुल्ली ओपन फ्री फ्लोट कर दिया जाता है तो फिर आने वाले दिनों में क्या होता है ये थोड़ा-सा मुश्किल ज़रूर है गवर्नमेंट के लिए कि इसको यहाँ पर रखे। लेकिन अगर हमारे रिज़र्व्स बढ़ते हैं, सूरत हाल कुछ हद तक बेहतर होती है और इन्फ्लेशन की कुछ इस लिहाज से कंट्रोल किया जाता है और मुल्क में थोड़ा-सा इकॉनमी का पहिया चलता है, तो फिर तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अदरवाइज़ ये बड़ा मुश्किल होगा कि इसको इतने एक लंबे अरसे के लिए 280 से नीचे रखा जा सके। इसके बाद अब हम केएसई 100 इंडेक्स का जायज़ा लेने से पहले इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है, ब्रेंट क्रूड, उसकी सिचुएशन को देख लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो वैसे तो बात की जाए तो जो इस वक्त सिचुएशन है, जो टेंशन है ईरान और इसराइल को लेकर, और उससे पहले रशिया वाली जो टेंशन थी और दीगर जो फैक्टर्स हैं बहुत सारे इंटरनेशनली, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए कंसर्निंग थे। और अभी भी यूँ लग रहा था कि शायद जो इसराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस को बहुत ज़्यादा शूट कर जाएँ। लेकिन बावजूद इसके कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यही थी, ऐसा हुआ नहीं है और अभी भी जो ऑयल की प्राइसेज़ हैं आप देख सकते हैं कि 86 के आस-पास हैं। हमारा जो एक काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल बेंचमार्क है $80 का, उससे तो बहरहाल ऊपर ही है और उसका असर भी हमने देखा कि जो 15 तारीख को जो हम फोर्टनाइटली यानी कि हर 2 हफ्ते के बाद हमारे पाकिस्तान में प्राइसेस को रिवाइज़ किया जाता है, पेट्रोल प्राइसेस को और डीज़ल की और दीगर ऑयल प्राइसेस को, तो उसमें हमने देखा कि प्राइसेस को बढ़ाया गया है। लेकिन अभी अगर हम ये देखें कि इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्या सूरत हाल है, तो आप अगर 15 तारीख को देखें तो हम जो ओपनिंग थी वो $90 पे थी, और उसके बाद फिर मुसलसल 16 को देखें, 17 को, 18 को और आज यानी 19 को, तो ऑयल की प्राइसेस मुसलसल नीचे ही आ रही हैं। तो अब एक 86 के ऊपर हैं और अभी भी प्राइसेस वैसे तो
हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, लेकिन इस लिहाज से भी इसको पॉजिटिव हम कहेंगे कि कम अज़ कम वो अलार्मिंग सिचुएशन नहीं नज़र आ रही इस वक्त एज़ ऑफ नाउ कि ये खुदा ना खास्ता 100 की तरफ चला जाए। तो अगर तो ऑयल की प्राइसेस यहाँ से मज़ीद थोड़ा सा नीचे आती हैं, ईज़ आउट होती हैं, तो हमारे लिए मज़ीद अच्छा होगा। लेकिन अगर यहाँ पर मेंटेन भी रहती हैं, बहुत ऊपर नहीं जाती, तो भी एटलीस्ट हमारे लिए इस सिचुएशन के अंदर, करंट सिनेरियो के अंदर एक्सेप्टेबल होगा। नाउ लेट्स सी के KSE 100 इंडेक्स की क्या सूरत-हाल रही। वैसे तो अगर यहाँ पर आप ग्राफ में देखें तो एक लंबे अरसे से एक बुलिश ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, KSE 100 इंडेक्स में, और 70,909 पे आज क्लोजिंग हुई है। और आज के दिन की अगर बात की जाए तो एक बड़ी ज़बरदस्त कैंडल बनी है और जो क्लोजिंग है वो खासी हाई नोट पे हुई है। और पॉइंट्स की अगर बात करें तो आज के दिन 619 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है स्टॉक मार्केट में। और जो ओपनिंग थी वो 70,423 पे थी, हाई फिर 70,968 का लगा, और जो क्लोजिंग हुई वो भी 70,909 पे हुई। तो इसमें खुशाइन चीज़ ये है कि जो क्लोजिंग है वो आज के हाईएस्ट के काफ़ी करीब है, विच मीन्स कि आज की ट्रेडिंग के अंदर बहरहाल जो बाइंग है वो ज़्यादा देखने को मिली, सेलिंग प्रेशर नहीं आया और प्राइस कोई नीचे नहीं गई। हालांकि अगर पिछले 4 दिन का आप देखें, यहाँ 15 से लेके आज के दिन तक, तो 15 को तो पॉजिटिव रहे हम, और जो क्लोजिंग 15 को जो ओपनिंग हुई थी यानी इस वीक की, वो 70,200 कुछ पे हुई थी। और उसके बाद कुल मिला के देखें तो तकरीबन 800-900 पॉइंट बहरहाल इस पूरे हफ्ते के दौरान इंडेक्स ने गेन किए। बावजूद इसके कि ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे तीनों दिन आपको रेड कैंडल्स नज़र आ रही हैं। लेकिन जो थर्सडे है यहाँ पर ही आपको नज़र आ गया था कि यहाँ पर इस कैंडल को अगर आप देखें थर्सडे की, तो इसकी जो विक है वो काफ़ी बड़ी है डाउन साइड के ऊपर, विच मीन्स के इस प्राइस को काफ़ी ज़्यादा अगरचे नीचे आ गई थी, और एक टाइम पे यहाँ पर अगर आप देखें तो तकरीबन 69,700 कुछ पे आ गई थी। लेकिन उसके बाद एक बड़ा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, और हमने देखा कि मार्केट जो क्लोजिंग हुई है वो बहरहाल काफ़ी ऊपर जाके हुई है, आल्दो के नेगेटिव में हुई है, लेकिन फिर भी 70,000 से ऊपर हुई, 70,200 कुछ पे हुई। तो ये एक मुस्बत शगुन है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि वॉल्यूम भी रीज़नेबल रहे हैं। पिछले कुछ अर्से में अगर आप देखें, ख़ास तौर पे ये अप्रैल के स्टार्ट में देखें, तो उसमें कुछ वॉल्यूम्स में हमें कमी नज़र आई थी, लेकिन उसके बाद मुसलसल फिर वॉल्यूम्स में इजाफा देखने को मिला। तो यूँ लग रहा है कि स्टॉक मार्केट में इस वक्त कुछ इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो रहा है। और इसमें एक और चीज़ भी है, एक तो जो सऊदी वफ़द आया वो तो एक फैक्टर था ही था, लेकिन इन जनरल अगर बात की जाए तो स्टॉक मार्केट में चूँकि एक दफ़ा फिर से रिज़ल्ट्स का सीज़न शुरू हो गया है, मार्च के रिज़ल्ट्स अनाउंस होना शुरू हो गए हैं। बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे मीज़ान बैंक है, एग्रो फर्टिलाइज़र है, और UBL और दीगर जो बड़े-बड़े बैंक्स और दीगर कंपनीज़ हैं, उन्होंने अच्छे-अच्छे डिविडेंड अनाउंस करना शुरू कर दिए हैं, और आने वाले दिनों में भी बहुत सारी मीटिंग्स इस हवाले से प्लान्ड हैं। तो ये भी एक फैक्टर होता है कि इन दिनों में काफ़ी हसल बसल होती है, लोग स्टॉक मार्केट में पोजीशंस ले रहे होते हैं, पोजीशंस को या तो फिर प्रॉफिट टेकिंग भी कर रहे होते हैं। लेकिन मोस्टली ये होता है कि इन दिनों में लोग डिविडेंड की बेस पे, ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपनी पोजीशन बना रहे होते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है। और अब आने वाले दिनों में इंडेक्स कहाँ पे जाता है, वैसे तो ये ऑल टाइम हाई के ऊपर है, और इसको फ्रेजाइल पोजीशन कहा जाता है, लेकिन जो इन्वेस्टर होता है उसके लिए इंडिविजुअल शेयर्स जो होते हैं उसमें क्या पोजीशन है, कौन से शेयर्स फेवरेबल पोजीशन पे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसकी बेस पे जो ये ओवरऑल जो गुलशन का कारोबार है वो चलता रहता है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन है और फीडबैक है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आई होप कि ये जो सीरीज़ है ये भी आपको पसंद आ रही होगी। और ऑलरेडी हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।